जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग की इस डिवाइन यात्रा में आप यकीन मानिए मुझे बहुत बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ गई है, मन में एक पॉजिटिविटी आ गई है, एक विश्वास आ गया है कि लाइफ में अब कोई भी काम अधूरे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ गुरु जी का आशीर्वाद है, हमारा हाथ गुरु जी ने पकड़ा हुआ है। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि निश्चित ही आप सबके साथ भी ऐसी ही फीलिंग होगी जब भी आप सत्संग सुनते होंगे, है ना संगत जी। तो इस डिवाइन यात्रा को हमें निरंतर ऐसे ही चलाते रहना है, नित नए सत्संग सुनना है और औरों को भी सुनाना है, क्योंकि आप जानते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है संगत जी। आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े, इसमें हमारे गुरु जी का अनादर होता है। संगत जी, आप नहीं जानते सत्संग के किस शब्द से आपकी किस परेशानी के जवाब आपको मिल जाए, आपके कौन से सवालों के जवाब आपको मिल जाए। इसलिए सत्संग पूरे भाव से गुरु जी का ध्यान करते हुए गुरु जी को अपने मन में, अपनी आंखों में बसा करके सत्संग सुने, विजुअलाइज करें। जो पुरानी संगत जो अपने सत्संग शेयर करती है, उन्हें बंद आंखों से विजुअलाइज करें। आप 100% मेरा यकीन मानिए, आप उस एरा में, उस समय पर पहुंच जाएंगे जिस समय की ये घटना चक्र आपको संगत सुना रही है। इसलिए संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, सत्संग पूरा सुनिए और अंत तक सुनिए। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत है और पुरानी संगत है, ज्योति बैकर आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 1996 को, और मेरे पेरेंट्स की स्टार्ट हुई थी 31 दिसंबर 1995 को। संगत जी, मैं पटियाला से हूँ, पंजाब से, और गुरु जी एक बार पटियाला आए हुए थे, तो हमारे रिश्ते में जो मामा जी हैं तो वो तो आना जाना करते ही रहते थे, पर एक दिन उन्होंने हमें आकर बताया कि मेरे गुरुजी आए हुए हैं, और गुरुजी का बुलावा था तो मेरे पेरेंट्स भी वहां पर गए। और संगत जी, मैं शिव जी की भक्ति किया करती थी और मुझे शिव जी में बहुत आस्था थी, बहुत विश्वास था। और मामा जी ने ये भी बताया था कि गुरुजी शिव जी का ही रूप है। मेरी मदर उस समय बहुत इमोशनल हो गई थी। वो सोच रही थी कि ज्योति भी यहाँ पर होती तो गुरुजी के दर्शन कर लेती। ये 31 दिसंबर 1995 की रात की बात है। और संगत जी, नेक्स्ट डे 1 जनवरी 1996 की बात है। मैं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठी हूँ और मेरी नजर सामने वाली दीवार पर गई, और मैंने महसूस किया और मैंने देखा कि सामने दीवार में से देवी देवताओं की फोटो निकलती जा रही हैं। ऐसा कोई नजारा मेरी आंखों ने देखा और मुझे लगा कि शायद मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ। और उठने लगी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी बॉडी पूरी पैरालाइज हो चुकी थी। मैं सिर्फ आंखें ही हिला पा रही थी, लेकिन पूरा शरीर मेरा जाम था, पूरा शरीर मेरा हिल नहीं रहा था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, सब सामान को देखा कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, और फिर मेरी नजर घड़ी पर गई तो देखा सुबह के 5 बज रहे थे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं ड्रीम नहीं देख रही हूँ, ये सच्चाई है। संगत जी, मैं इतना डर गई थी क्योंकि आज तक मेरे साथ कभी भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। तो फिर मैंने दोबारा सामने देखा, डरते डरते मैं देख रही हूँ कि सारी फोटोज निकल रही हैं और एक दूसरे में ब्लेंड करती जा रही है। और मैंने देखा कि सारी फोटो एक दूसरे में गायब होती जा रही है, और जिस पॉइंट पर गायब हो रही थी उस पॉइंट पर एक डॉट बना, और वो डॉट घूमते 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 बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़ा गोल्डन चक्र जैसा बन गया था, जैसे कि सुदर्शन चक्र होता है वैसा। और उस चक्र के पीछे से एक बहुत बड़ी फोटो निकली, फ्रेम्ड फोटो। और उस फोटो में लेफ्ट साइड में एक पेड़ था। उस फोटो में कोई बैठा है, बिल्कुल क्लीन शेव्ड, गोरा रंग, सफेद कलर के कपड़े पहने हुए, जैसे गुरुजी पहनते थे वैसा ही, और मेडिटेशन के पॉज में, यानी कि उनकी आंखें बंद हैं। मुझे समझ में ही नहीं आया कि किसका फोटो है, क्योंकि इससे पहले ना मैंने गुरुजी के बारे में सुना था, ना मैंने कभी देखा था। लेकिन मुझे बहुत डर लगने लग गया। मैं सोचने लगी कि ये जो भी है, इन्होंने मुझे पैरालाइज कर दिया। और थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ संगत जी, फोटो में से एक हाथ निकल रहा है कोहनी तक, और वो हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा है, और जो हाथ है वो सिर्फ कोहनी तक नजर आ रहा है,
उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और संगत जी उस हाथ के अंगूठे पे चंदन लगा हुआ था और मैं एक थॉट प्रोसेस में थी और ये जो हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा है शायद ये मेरी माथे पर चंदन का टीका लगाने वाला है। और मैं सोचने लगी कि बिना हाथ लगाए ही मुझे पैरालाइज कर दिया और अगर इन्होंने हाथ लगाया, चंदन का टीका लगाया तो शायद ये मुझे पूरी तरीके से अपने में काबू कर लेंगे। और अंदर ही अंदर मैंने मन बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तिलक नहीं लगवाऊंगी। और वो हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ रहा था और मैं पूरी ताकत से कोशिश कर रही थी कि अपना चेहरा घुमा लूं। और जैसे ही वो हाथ मेरी तरफ आगे आया, मेरे करीब पहुंचा, मैंने पूरी ताकत लगाई और अपना चेहरा मोड़ लिया लेफ्ट साइड की तरफ और देखती हूँ कि वो हाथ गायब हो गया। संगत जी मैं इतनी डर गई थी और मुझे लगने लगा था कि ये जरूर कोई बुरी आत्मा है जो मुझे वश में करना चाहती है। और इसी डर के साथ मैंने अपनी मम्मी को इंडिया में फोन किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो बोली कि तुझे तो गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। मैंने कहा कि कौन गुरुजी? तो मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग रात में गए थे गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे गुरुजी है, न बाल है उनके, न दाढ़ी है, ऐसे कोई गुरुजी होते हैं? तो मम्मी कहती कि नहीं नहीं गुरुजी ही हैं। और मैं जब जब भी बात करती मम्मी से तो मम्मी मुझे यही कहती कि तुझे तो गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और मुझे लगता कि शायद मेरा मन रखने के लिए मम्मी मुझे बार बार कहती है कि तुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। उसके बाद मुझे इंडिया जाने का मौका मिला और इंडिया जाके गुरुजी के दर्शन किए। और गुरुजी को जब देखा, उनके चरण कमलों को हाथ लगाया तो बहुत हैरानी हुई और खुशी भी बहुत हुई कि हाँ ये वही गुरुजी है जिनको मैंने देखा था एक फोटो में, सपने में। मैंने जब गुरुजी के दर्शन किए तो मुझे ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि गुरुजी शिव है, महाशिव है। हाँ मुझे ये जरूर लग गया था कि गुरुजी जरूर कोई एक महान संत है, गुरुजी एक बहुत बड़े महापुरुष है। और ऐसा इसलिए कि मेरे माता पिता ने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस सुनाए थे और उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे लगने लगा कि हाँ गुरुजी एक महापुरुष है। तो जब तक मैं इंडिया में रही मम्मी पापा के साथ गुरुजी के दर्शन करने जाती रही। वहाँ पे कई सारी संगत के सत्संग सुने और उनके सत्संग से भी मुझे कई सारे एक्सपीरियंस हुए और इस बात का यकीन हो गया कि गुरुजी में बहुत बड़ी कोई शक्ति है। और मुझे ये भी समझ में आने लगा कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी कह रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी शक्ति है क्योंकि वो एक ही समय पर दो जगह मौजूद थे। ये तो मेरे साथ खुद हुआ था। इस बीच में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए और जब गुरुजी ने 2007 में महासमाधि ली तब लगा कि अब हमारे सब काम कैसे होंगे, अब हमें कोई कैसे ब्लेस करेगा। और हम सब बड़े दुखी हो रहे थे। मेरे पेरेंट्स पटियाला रहते हैं और जब गुरुजी दिल्ली चले गए तो मेरे पेरेंट्स का गुरुजी से पूरा ही कांटेक्ट टूट गया। और फिर तो जब महासमाधि हुई तो फिर तो बिल्कुल ही पूरा कांटेक्ट टूट गया था। संगत जी हम लोग जब भी गुरुजी के सत्संग में जाया करते थे तो हम लोग बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं हुआ करते थे। वहाँ पे जो भी संगत अपने सत्संग सुनाया करती थी तो उनका सत्संग सुन लिया करते थे, बाद में थोड़ा सा डिटेल ले लिया करते थे कि कैसे कैसे हुआ, लेकिन कभी भी उनसे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लेते थे हम कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हम आपसे बात करेंगे, ऐसा वैसा। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते थे। और जब बिल्कुल भी हम सोशलाइज नहीं थे तो जब गुरुजी से कॉन्टैक्ट टूटा तो बाकी संगत से भी हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने हमें वापस कैसे जोड़ा। मेरी शिवजी के प्रति जो आस्था थी वो वैसी की वैसी रही। उसके बाद क्या होता है संगत जी कि 2011 में मेरे मोबाइल पर गुरुजी की एक फोटो आई। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी की इतनी ज्यादा इंटरनेट पे संगत बन गई है। इवन मुझे बड़े मंदिर का भी नहीं पता था और मेरी फैमिली को भी पटियाला में कुछ भी नहीं पता था। और जो फोटो आई वो थी गुरुजी की ब्लैक चोले में। ये जो फोटो आई थी ये था 11 जुलाई 2011 को ये फोटो मेरे फोन में आई। मुझे समझ में ही नहीं आया कि फोटो आई कहाँ से है, लेकिन मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी की फोटो आई है। लेकिन इतना विश्वास था कि अगर आपको गुरुजी का कोई सपना आया है, ड्रीम आया है, तो वो ड्रीम नहीं वो हकीकत है। या आपको किसी भी तरीके से गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है तो वो बिल्कुल सच बात है। संगत जी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक बार मैं उनके सामने बैठी हुई थी और वहीं के वहीं बैठे हुए गुरुजी ने मुझे शिवजी के दर्शन दिए थे। और मुझे जो दर्शन थे वो गुरुजी के फॉरहेड पे हुए और ठीक ऐसा लग रहा था जैसे कोई टीवी चल रही हो और मुझे शिवजी के दर्शन हो रहे हों। और जब मुझे दर्शन हुए तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि गुरुजी बहुत बड़े महासंत हैं और इनके पास रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं और मैं शिवजी की भगत हूँ, तो इन्होंने मुझे शिवजी का दर्शन करवाया और वो शायद मुझे इन्होंने हिप्नोटाइज कर दिया है। और ये जो शिवजी के दर्शन हुए मुझे, ये सिर्फ मेरे दिमाग में मैंने रखा, किसी से शेयर नहीं किया। और मेरे राइट में जो आंटी बैठी हुई थी उन्हें भी नहीं पता था कि मुझे शिवजी के दर्शन हुए हैं। और कुछ टाइम बाद वो आंटी जब मुझे दोबारा मिली, जब मैं इंडिया में थी, तो
तो वो मुझे कहती है कि ज्योति, तुझे पता है कि जब हम उस दिन सत्संग में गुरुजी के सामने बैठे हुए थे तो मुझे गुरुजी के माथे पर शिव जी के दर्शन हुए। तो मुझे बहुत ज्यादा शौक लगा सुनकर। तो मैंने उनको बोला कि तुम्हें भी हुए? मुझे भी हुए थे दर्शन तो। और ये सिर्फ गुरुजी का एक तरीका था मुझे समझाने का कि जिसे तू हिप्नोटिज्म समझ रही है, वो हिप्नोटिज्म नहीं, ये हकीकत है और सिर्फ तुझे दर्शन कराने का मेरा एक जरिया है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 2 बार नाम दाम दिया हुआ है और गुरुजी ने मुझे ये भी एक बार बताया हुआ है कि ओम नमः शिवाय का जाप किस तरह से करना है। उस समय हम जलंधर मंदिर में थे जब हम उनके दर्शन करने गए थे। तो जलंधर मंदिर में मैं राइट साइड में खड़ी थी। गुरुजी मेरे पास आए और बोले, तो मुझे मंत्र जाप के बारे में बोलने लगे कि तू ऐसा नहीं ऐसा किया कर। मैं इतनी बेवकूफ बेअकल, मैं उल्टा उनसे सवाल जवाब करने लगी और मैं कह रही हूँ गुरुजी से कि गुरुजी, मैं तो शिव जी को मानती हूँ, मैं तो उनका मंत्र जाप करती हूँ। मुझे लगा कि ओम नमः शिवाय ठीक है और गुरुजी का मंत्र जाप थोड़ा लंबा है, वो नहीं करूंगी मैं तो ओम नमः शिवाय करूंगी। और थोड़ी देर में गुरुजी वहाँ समाधि में चले गए थे और जब उन्होंने आंखें खोली तो मुझे कहने लगे कि वो भी कर लिया कर पर ए भी करा कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, लेकिन मैंने नहीं किया, मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय का ही मंत्र जाप करती रही। और फिर 2012 में मुझे गुरुजी का फिर से ड्रीम आया। तो मैंने सपने में देखा कि गुरुजी ने मुझे कहा कि अपना हाथ आगे कर, तो मैंने अपना सीधा हाथ आगे किया तो गुरुजी ने मेरे हाथ में कुछ चीज रखी, जैसे कोई स्पार्कलिंग सी चीज थी, जैसे सितारे होते हैं वैसी कोई चीज थी। और संगत जी, फिर मैंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और मेरी नींद खुल गई। और जब मेरी नींद खुली तब मेरी मुट्ठी बंद थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरी मुट्ठी में कुछ है और मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर मैंने मुट्ठी खोल दी तो ये मेरे हाथ में से गायब हो जाएगा। 5 मिनट तक तो मैं उसी खुशी में लेटी रही कि गुरुजी के दर्शन हुए हैं। और जब मैंने मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि जरूर गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हुई है, लेकिन कौन सी ब्लेसिंग्स दी हुई है ये मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी की एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया एक लड़के का, जो कि वो एक हैंडीकैप लड़का था और उसे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी अपने खुद के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। वो यंग लड़का था और उस पोस्ट में उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने उसे फोन किया, मैंने उससे बात की और उसके बारे में मैंने फेसबुक पर भी डाला। ये सब आपको आगे समझ में आएगा संगत जी कि मैं ये सब क्यों मेंशन कर रही हूँ। मैंने ऑनलाइन भी उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था, ये सोचकर कि शायद और भी लोग मदद करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने ऑनलाइन ऑलरेडी लिख दिया है कि कोई ना कोई तो लोग उसकी मदद करेंगे ही। संगत जी, ये है 2012 की बात, लगभग 2012 अक्टूबर की बात है। इस बीच में मुझे कोई गुरुजी का ड्रीम नहीं था। मेरे पास गुरुजी की फोटो थी। ये वो फोटो थी जब गुरुजी अपने स्वरूप में थे और गुरुजी ने ये फोटो मुझे ब्लेस करके दी हुई थी। ये बहुत ब्लेस्ड फोटो थी मेरे पास। उसके बाद 2013 में मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है और गुरुजी मुझे कहते हैं ड्रीम में, बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, छब्बा उल्टा दिया कर। माड़ा टाइम मतलब बहुत बुरा समय आने वाला है, ये तो मैं समझ गई, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि छब्बा उल्टा दिया कर मतलब क्या होता है। मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं, मुझे याद आया कि जो गाँव में घर होते हैं वहां पर बैम्बू की टोकरी में फुलके रख करके कपड़े से ढक दिया करते हैं। तो मुझे लगा कि छब्बा उसी को कहते हैं, इसलिए मैंने भी फुलके बना करके डिब्बे में रख के उसको ऐसे उल्टा के रख दिया। जो भी गुरुजी ने मुझे रेमेडी बोली ये मैंने 5 दिन करी और छठे दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं तो शिव जी की भगत हूँ, गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में है नहीं, तो मैं इतना क्यों सोच रही हूँ कि बहुत बुरा समय आने वाला है और अगर बुरा समय आया भी तो शिव जी अपने आप संभाल लेंगे। संगत जी, एक बात आपको बताना चाहूंगी कि शिव जी की भक्ति करने के कारण मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी थी। मुझे किसी भी बात से डर नहीं लगता था, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट थी और मैं हमेशा ही सोचा करती थी कि अगर कुछ बुरा समय आएगा भी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जब 2014 का समय आया, मैं तब जर्मनी में थी और मैं अपनी 40s में थी और वहाँ पर रेगुलर चेकअप होता है। आपको रेगुलर टाइम पर गायनेकोलॉजिस्ट से अपना चेकअप करवाना होता है और हर 6 मंथ के बाद अपना चेकअप करवा लो, जस्ट अ रूटीन चेकअप। संगत जी, 2013 में जब मुझे ड्रीम आया तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आने लगा कि गुरुजी तो थे और वो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अब की जो संगत जुड़ रही है, जो नई संगत जुड़ रही है, क्या उन्हें कभी पता भी चलेगा कि इस धरती पर इतनी शक्तिशाली आत्मा भी आई थी। तो संगत जी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में मोबाइल में सर्च कर लिया करती थी बड़े मंदिर के बारे में, छोटे मंदिर के बारे में, और वहां से मुझे पता चला कि जो नई संगत जुड़ रही है उनको भी काफी एक्सपीरियंसेस ऐसे हो रहे हैं। और मुझे ये भी पता चला कि हाँ, गुरुजी की शक्तियां जो है वो अभी भी ऐसी ही हैं। अब संगत जी, इधर मेरे पेरेंट्स का भी कांटेक्ट टूट चुका था। एक आंटी जो कभी मेरे पेरेंट्स के घर पर नहीं आई थी और अचानक 2014 के मार्च अप्रैल की बात होगी, वो मेरे पेरेंट्स के घर आई और उनके घर आकर के सीधा उन्हें डांट कर ये बोला
बोला कि गुरुजी को छोड़ बैठे हो, आप जाया करो गुरुजी के पास और आप डुगरी जाया करो। तो मेरे पेरेंट्स ने भी डुगरी जाना शुरू कर दिया। और फिर बीच में मैंने जेठरा अंकल का सत्संग सुना, वीडियो आई उनकी यूट्यूब पर, वो देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ गुरुजी के अभी भी बहुत मिरेकल्स हो रहे हैं। और बीच में जो मैंने उस लड़के का बताया जो न्यूज़पेपर में उसके बारे में छपा था, तो मैं अपने हस्बैंड को ऐसे बैठ करके बोल रही हूँ कि पता नहीं वो लड़का कहाँ चला गया है, वो कौन था, उसका नाम भी मुझे याद नहीं है, उसका फोन नंबर भी नहीं है। उस लड़के को गुरुजी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मैंने इन्हें कहा कि अगर आज वो यहाँ होता ना तो उसे गुरुजी के बारे में बताते, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और अब ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या इस दुनिया में है भी या नहीं। संगत जी, जब मैंने ये बात की और अगले ही दिन मुझे फेसबुक पर एक मैसेज आया और वहाँ से लिखा हुआ था कि हेलो, मुझे पहचान लिया आपने। मैंने कहा नहीं। वो एक फैमिली थी चंडीगढ़ से जो कनाडा मूव कर रही थी। तो मुझे कहने लगे कि आपने ना एक पोस्ट डाली थी। तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने ऐसी कोई डाली होगी फेसबुक पर पोस्ट। तो इतने में उन्होंने मेरी जितनी भी मैंने पोस्ट डाली थी उनको कट पेस्ट करके मुझे एक पोस्ट में डाल दी और उसमें वो पोस्ट भी थी जिसमें उस लड़के के बारे में जिक्र था कि इसको बहुत फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, बहुत तकलीफ में है। और उस पोस्ट में उस लड़के का फोन नंबर भी था और उसका नाम भी था। और उस दिन के बाद उस फैमिली से मेरी कभी बात नहीं हुई। मैंने उस लड़के से कांटेक्ट किया, उसे गुरुजी के बारे में बताया। उस समय वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल रहा था, खासकर अपनी फिजिकल कंडीशन के कारण। फिर उसने बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया और संगत जी, आज वो लड़का गुरुजी का बहुत बड़ा भगत है। डिप्रेशन से बाहर भी आ गया। अब मैं 2014 में आती हूँ जहाँ मेरी फैमिली दोबारा गुरुजी के दर्शन करने जाने लगी थी। हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हम लोग इंडिया जाएंगे और इंडिया जाकर हम अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे। तब सारे अरेंजमेंट्स कर लिए, सारे टिकट्स बुक कर लिए। जुलाई एंड में हमें अमरनाथ यात्रा पर जाना था और जून महीने में मुझे एक सपना आता है। और सपना भी क्या था संगत जी, राइट साइड पर गुरुजी खड़े हैं ब्लैक चोले में, बहुत ही सीरियस दिख रहे थे गुरुजी, और मैं लेफ्ट साइड में खड़ी हूँ और मेरे राइट साइड के कान के पास आकर के गुरुजी ने मुझे बहुत तेज बोला कि तेरी मौत होने वाली है। और इतनी तेज आवाज थी जैसे कि गुरुजी ने मुझे बहुत पास में आकर के बोला हो और एकदम से मेरी नींद खुल गई। अब तो मुझे बहुत डर लगा, मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। अगर ये ड्रीम बिना गुरुजी के आया होता तो शायद मुझे इतना डर नहीं लगता, लेकिन गुरुजी साक्षात खड़े थे तो मुझे लगा कि कुछ न कुछ तो बात जरूर होगी। मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, उन्हें बताया। मैंने बताया मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैंने उनसे कहा कि प्लीज आप मेरी हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजर को दिखा दो। लेकिन मम्मी मुझे बोलती है कि देख, गुरुजी तुझे ड्रीम में दिखे है ना, तो तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, आप दिखाओ, हमें अमरनाथ यात्रा पे भी जाना है और इसके पहले भी गुरुजी ने ड्रीम में बताया था कि बहुत माड़ा समय आने वाला है, तो आप मेरी पत्रिका जरूर दिखाओ। जैसे ही मेरी पत्रिका एस्ट्रोलॉजर को दिखाई तो उसने कहा कि इनके बहुत जल्दी हॉस्पिटल में अंदर बाहर चक्कर लगने वाले हैं। जब मेरी मम्मी ने उन्हें बताया कि वो इंडिया आने वाली है तो उन्होंने कहा कि इसे कहो कि ये एयर ट्रेवल ना करे, इसके लिए टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मम्मी ने फिर बताया कि ये तो अमरनाथ यात्रा पर जा रही है। तो बोले अमरनाथ यात्रा पर? उन्होंने कहा कि अगर ये अमरनाथ यात्रा पर गई तो फिर तो ये स्ट्रेचर पर ही वापस आएगी। इसको बोलो कि ये नहीं जाए, बल्कि इसे कहो कि ये इंडिया ना आए। मम्मी ने जब मुझे बताया तो डर तो बहुत लगा। फिर सोचा कि चलो ठीक है, कैंसिल कर देंगे। संगत जी, फिर मैं सोचने लगी कि ठीक है, नहीं जाएंगे, बुरा समय चल रहा है तो। और देखिए संगत जी, यहाँ मैं अपना ही दिमाग लगाने लगी। मैं अपने आप को बड़े ही स्मार्ट समझने लगी थी और मुझे लगा कि बुरा समय जो है वो टल जाएगा और मुझे लगा कि मैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगी। संगत जी, ये जुलाई मंथ की ही बात थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे राइट साइड में, मेरे ब्रेस्ट में एक लंप बन गया है। एक बहुत बड़ा लंप अपीयर हुआ है और शायद वो ओवरनाइट ही हुआ है। वो लंप पहले कभी नहीं था। गुरुजी वाला ड्रीम भी दिमाग में आ रहा था, पंडित जी की बातें भी दिमाग में आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं जाकर के चेकअप करवाती हूँ। मैं उसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई जिनके पास मैं रूटीन चेकअप करवाती थी। उन्होंने मेमोग्राफी करके मुझे बताया कि आपको तो सिस्ट है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा इस सिस्ट के नीचे एक छोटी सी गांठ जैसा कुछ दिख रहा है, कहीं ये कैंसर ना हो, इसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गायनेकोलॉजिस्ट और हमारे घर का रास्ता 30 मिनट का था और जब ये बात डायग्नोस हुई कि हो सकता है कि कैंसर ना हो, जो शौक लगा मुझे उस वक्त, और जब हम लोग घर आ रहे हैं इतना शौक लगा मुझे संगत जी कि मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था कि बस इतना ही, बस खत्म सब कुछ, दैट्स इट, लाइफ गॉन। मुझे लगता है जिन्हें कैंसर डायग्नोस होता है उन्हें ये फीलिंग समझ में आती है। हम घर पर आए और मैं घर पे आके बहुत बहुत रोने लगी और मैं गुरुजी के सामने, गुरुजी की फोटो के सामने बहुत बहुत रोने लगी और गुरुजी को याद कर रही हूँ। वैसे तो मैं पहले इतने साल कभी मैंने गुरुजी को याद नहीं किया। याद तो थे मुझे गुरुजी, लेकिन जो रिस्पेक्ट मुझे गुरुजी को देनी चाहिए थी वो मैंने नहीं दी थी। मतलब मैं यही
यही कहूंगी संगत जी कि मैंने बहुत बेकदरी की गुरुजी की। ये मुझसे हुआ था उन पे ना विश्वास करके। मैं बहुत रो रही हूँ गुरुजी के सामने और बार बार यही कह रही हूँ कि गुरुजी मैनू बचा लो, गुरुजी मैनू बचा लो। और फिर संगत जी रात में गुरुजी ड्रीम में आए और उन्होंने येलो कलर का चोला पहना हुआ था और गुरुजी ने मुझे बस संगत जी एक ही बात बोली कि तू दस कि मैं तेरी मदद क्यों करा। सिर्फ संगत जी इतना ही कहा कि तू बता मैं तेरी मदद क्यों करूं। और संगत जी इतने में मेरी नींद खुल गई। अब संगत जी सोचो कि मुझे एक ही सहारा था, एक ही आसरा था, ये गुरुजी ही अब मेरी लाज रखेंगे, गुरुजी ही मुझे जीवन दान देंगे। संगत जी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे ना तो वो बोला करते थे कि मेरे हाथ में वो लेखनी है कि मैं किसी की भी तकदीर ना बदल सकता हूँ। मतलब वो बोला करते थे कि मैं किसी की भी डेस्टिनी बदल सकता हूँ। अब मेरी तो बड़ी बुरी हालत थी संगत जी की। एक तो डायग्नोस ऐसा हो गया और ऊपर से गुरुजी ने भी मना कर दिया। मैं तो बहुत हताश हो गई। संगत जी आपको मैं एक बात बताऊं कि क्वेश्चन भी गुरुजी ही करते हैं और उसका आंसर भी गुरुजी ही देते हैं। और मैं अपनी बात करूं संगत जी तो मैं स्पिरिचुअली मेरे में इतनी अक्ल नहीं है कि मैं इन सब चीजों को समझ सकूं। और संगत जी 2 दिन तक मेरे दिमाग में एक ही थॉट चलने लगा कि जब तू मुझे भगवान मानती ही नहीं है तो फिर तू मुझ में क्या ढूंढती है। तब मुझे समझ में आया संगत जी कि मैंने गुरुजी को कभी भी भगवान रब माना ही नहीं। मैं हमेशा गुरुजी को एक साधु संत, एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ही समझ रही थी। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई साधु संत या महात्मा आपके लिए अरदास कर सकता है लेकिन वो आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकता। डेस्टिनी सिर्फ रब चेंज कर सकता है, भगवान चेंज कर सकता है। और संगत जी फिर मैं बहुत बहुत रो रो के मैंने गुरुजी से माफी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, गुरुजी मुझे माफ कर दो। और मैंने उन्हें यह भी कहा कि गुरुजी मैं आप पे पूरा विश्वास करूंगी। ऐसा नहीं है कि जब मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने आप पे विश्वास कर लिया, जब जरूरत खत्म हो गई तो विश्वास टूट गया। मैं आपसे पूरा विश्वास करूंगी। अब इधर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया और बायोप्सी की गई। बायोप्सी का रिजल्ट आया कि कंफर्म हो गया कि कैंसर ही है। अब इधर अमरनाथ की यात्रा पे जाएं या ना जाएं। तो अब क्वेश्चन आ गया फेथ का कि गुरुजी पर विश्वास है तो जाऊंगी और अगर जाऊंगी तो डर लगेगा कि कुछ हो जाएगा। अब मैंने गुरुजी को प्रॉमिस किया था कि विश्वास है तो है। तो हमने डिसाइड किया कि हम तो अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे। तो मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को बोला कि मैं अभी अमरनाथ यात्रा पर जा रही हूँ, वहां से लौट कर आऊंगी तब ऑपरेशन करवा लूंगी, तो आप 3 वीक्स वेट कर लो। तो वो मुझे कहती कि कैंसर है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि तुम जब आओगे और बोलोगे चलो जी ऑपरेशन कर दो। मतलब जितनी जल्दी ऑपरेशन करवा लोगे उतना अच्छा है, वरना फैल गया तो क्या करोगे। मैंने कहा नहीं मुझे तो इंडिया जाना है और अमरनाथ भी जाना है, अब आकर के देखेंगे जो होगा। गुरुजी ने मुझे बहुत अंदर से हिम्मत दे दी थी। तो हम इंडिया गए और सबसे पहले हम बड़े मंदिर गए, दर्शन किया हमने गुरुजी के। फिर वहां से पटियाला आया और पटियाला से हम लोग अमरनाथ यात्रा पर गए। और संगत जी अमरनाथ यात्रा में दर्शन भी बहुत बहुत अच्छे हुए थे हमारे। और संगत जी यात्रा से लौट करके हम जर्मनी आ गए। इस बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई घबराहट नहीं हुई और कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिसका मुझे डर था। और जर्मनी आकर के मेरी सर्जरी की डेट फिक्स हो गई। संगत जी जर्मनी में कैसा है कि अगर कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है या सर्जरी की जाती है तो उसके पहले एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स दी जाती है। तो उन्होंने मुझे एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स का प्रिस्क्रिप्शन दिया और मैंने इन दवाइयों को लेने से साफ मना कर दिया था। तो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट और मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट दोनों साथ में ही काम कर रहे थे। तो दोनों ने मुझे बोला कि तुम इस डिप्रेशन से, तुम इस टेंशन से, इस ट्रोमा से कैसे डील करोगे। मैंने उन्हें अपनी गुरुजी की फोटो दिखाई और मैंने कहा कि मेरे पास सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, तो मुझे किसी भी दवाइयों की जरूरत अब नहीं है। अब उसके बाद सर्जरी वाला दिन आया तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जब मुझे सर्जरी के लिए ले जाया जाएगा और अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो गुरुजी की फोटो मेरे तकिए के नीचे रख देना और नर्स को बोल देना कि ये फोटो मेरे पिलो के नीचे ही रहनी चाहिए। नर्स ने मुझे सीधे एक टैबलेट दी और मैंने जब टैबलेट खाई तो मैं सीधे बेहोश हो गई और मेरी सर्जरी स्टार्ट हो गई। और जब सर्जरी हो रही है तो बीच में मुझे अचानक होश आ गया। मुझे राइट साइड का तो कोई फीलिंग नहीं आ रही थी जहाँ पे उन्होंने पूरा कट लगाया हुआ था। मेरा जो लेफ्ट साइड था उसको उठाया मैंने और उसमें से अपनी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे की हेल्प से मैंने इशारा करते हुए बोला और गुस्से में मैंने बोला कि वेयर इज माई पिक्चर। और जो 2 सर्जन मेरे ऊपर काम कर रहे थे वो बड़े हैरान हो गए कि इसे होश कैसे आ गया। तो इतने में सर्जन मुझसे पूछते हैं कि तुझे पता है तू कौन है। जस्ट पूछने के लिए मुझे बड़ा अजीब लगा और मुझे लगा कि इनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। मैंने उन सर्जन को कहा कि ऑफ कोर्स आई नो हु आई एम। तो मैंने बोला कि बट वेयर इज माई पिक्चर। अब ऑपरेशन थिएटर में अफरा तफरी मच गई, सब ढूंढ रहे हैं कि पिक्चर कहाँ गई। एंड फाइनली दे फाउंड इट।
जिस पलंग पर मैं लेटी हुई थी उस पलंग के पीलो के नीचे गुरुजी की फोटो रखी हुई थी और उन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई, लेकिन मुझे साफ नहीं दिख रहा था, थोड़ा धुंधला दिख रहा था। तो मुझे दिख रहा था कि रेड चोले में है और मैंने बोला हाँ गुरुजी की फोटो है, और मैंने कहा कि इसे मेरे पीलो के नीचे रख दो। संगत जी, जब फोटो नहीं रखी हुई थी तब तक सर्जन के दिमाग में यही था कि छोटा सा ट्यूमर है, उसे ऑपरेट करके निकाल देंगे। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी की फोटो मेरे पीलो के नीचे आई तो फिर सर्जन ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, वो गुरुजी ऑपरेट कर रहे थे। और जब सर्जन ऑपरेशन कर रहे थे तो ऑपरेशन के दौरान सर्जन के मन में आया, दिमाग में आया कि थोड़ा कॉलर बोन के नीचे भी देखें। और संगत जी, जब उन्होंने अंदर तक देखा तो पता चला कि जो मेरा कैंसर है वो मेरे लिम्फ नोड्स में चला गया था। और संगत जी, उस दिन ऑपरेशन में मेरे राइट आर्म से 17 लिम्फ नोड्स निकाले। उनमें से जो 12 लिम्फ नोड्स थे वो पूरी तरीके से कैंसर से अफेक्टेड थे, और जो 5 लिम्फ नोड्स निकाले थे वो गुड वंस थे, जस्ट फॉर अ सेफर साइड। और सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद में जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में आया कि ये बहुत ही अग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर है और इसकी बहुत हाई डोज की कीमो होगी। और जब उन्होंने ये रिपोर्ट सुनाई तब तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खसक गई है। और संगत जी, मुझसे ज्यादा मेरे हस्बैंड शॉक में थे और मुझे था कि गुरुजी सब संभालेंगे, क्योंकि जब गुरुजी आपको विश्वास देते हैं ना संगत जी, तो फिर आप डगमगा नहीं सकते। मेरे मन में थॉट आया कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए। मेरे मन में लगातार थॉट आ रहा था कि मैं बड़े मंदिर आऊं, वहां दर्शन करके आऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि बड़े मंदिर चलते हैं, और संगत जी, गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे दी कि सर्जरी के 10 दिन के बाद ही हम बड़े मंदिर पहुंच गए गुरुजी के दर्शन करने के लिए। हम थोड़े दिन दिल्ली में रहे, हमने गुरुजी के दर्शन किए और दर्शन करके हम वापस जर्मनी आ गए। और फिर जब मैं जर्मनी आई तो मेरी कीमो स्टार्ट हो गई, और फर्स्ट जो मेरी कीमो थी वो बहुत ही ईजी थी। मुझे लगा कि इतनी ईजी होती है कि बढ़िया जाओ और दवाई लो और आ जाओ। पहले 4 कीमोस मेरे बड़े आसान रहे और मेरा थॉट बन गया था कि कीमो बड़े आसान होते हैं, तो ये पहले 4 कीमो तक मेरा डर बिल्कुल जा चुका था। और 5th कीमो से पहले मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है और सपने में देखती हूँ कि मेरे लेफ्ट साइड में खड़े बहुत छोटे से, एकदम मेरे करीब, और मेरे लेफ्ट साइड में अपने हाथों से किसी चीज को टच करके बोल रहे कि तू चला जाए यहाँ से, भाग जा भाग जा, ऐसे वो बोल रहे हैं सपने में। ऐसे गुरुजी ने 5 बार किसी चीज को वहां से जाने के लिए बोला। तो जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जो मेरे ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है वो टल गया है, गुरुजी ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। और संगत जी, अगले दिन मुझ पर इतना खतरनाक पैरालिसिस अटैक हुआ मेरे राइट साइड पर, उससे मेरे बॉडी का पूरा बैलेंस चला गया। मेरा हाफ फेस पूरा पैरालाइज। मुझे इमरजेंसी में एडमिट कराया गया और मेरा वहां पर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। संगत जी, मेरी हालत बहुत खराब और मेरी आई साइट भी इतनी वीक हो गई थी कि मुझे सिर्फ 1 मीटर तक का ही दिखाई दे रहा था। और संगत जी, फिर मैं व्हील चेयर पर आ गई और इस पूरी चीज में मैंने नोट करा कि मेरा सिर्फ लेफ्ट साइड वाला हिस्सा ही चल रहा है। संगत जी, जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो मुझे लगा था कि जर्मन के डॉक्टर्स हैं, मैं तो ठीक हो ही जाऊंगी, मेडिसिन देंगे, सब कुछ, मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ अब मैं ठीक हो ही जाऊंगी। लेकिन जब मेरी हालत इतनी खराब हो गई, जब मैं व्हील चेयर पर आ गई, मुझे दिखना बंद हो गया, मुझे पैरालिसिस हो गया, तो मुझे लगा कि मेरी हालत तो बद से बदतर होती जा रही है, शायद अब मैं ना बचूंगी। संगत जी, मैंने अपनी मम्मी पापा को भी बता रखा था कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मेरी हालत बहुत खराब है, पर मैंने उन्हें ये नहीं बताया था कि मैं इतनी ज्यादा, मेरी हालत वर्स्ट हो गई है कि मुझे पैरालिसिस हो गया है। फिर जब मुझसे रहा नहीं गया और मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो मैंने मम्मी को बताया कि अब मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मैं इस कंडीशन में पहुंच गई हूँ। तो जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो मम्मी ने लगातार मंत्र जाप किए। तो मेरी मदर ने मुझे बताया कि जब वो पाठ किया करती थी तो मेरे अंदर से गुरुजी की आवाज आती है कि कुछ नहीं होया उन्हों, सब ठीक हो जाएगा। तो जब मम्मी ने मुझे बताया तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं कि तू घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ। और उसके बाद से तो मुझे बहुत हिम्मत आ गई, बहुत पॉजिटिविटी आ गई। अब मेरी अगली कीमो होने वाली थी तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मेरी लास्ट 2 कीमो बची है। मुझे लगने लगा कि अभी जो मैंने कीमोज ली है उसमें तो मुझे पैरालिसिस आ गया और अब जो बची हुई कीमो लूंगी ऐसी हालत में तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं हमेशा के लिए ही बिस्तर पकड़ लूं। तो मेरे मन में थॉट आया कि मुझे लोटा ब्लेस करवा लेना चाहिए बड़े मंदिर से। मैंने बड़े मंदिर में मैसेज करवाया ये बात, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे जिसका मैसेज आया, सुमित जेथरा अंकल के बेटे का, उनका मैसेज आया। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आंटी, बड़े मंदिर से मैं लोटा ब्लेस करवा के आपको मैं कुरियर कर दूंगा। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने लोटा कुरियर कर दिया और मैंने उस लोटे से जल पीना स्टार्ट कर दिया।
और इस बीच में जब मैं जल प्रसाद लेती रही तो मेरी हालत डामाडोल होती रही, लेकिन गुरुजी मुझे कुछ इंडिकेशंस देते रहे। कभी फर्श पर अगर कोई पानी की बूंद गिर जाती तो उसमें ओम का आकार आ जाता, रोटी पर मैंने ओम का आकार देखा। एक तरीके से गुरुजी मुझे साइन दे रहे थे। संगत जी, ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जब मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, विंटर अभी तब जर्मनी में खत्म ही हुई थी और मैं टोपा ओपा लगा करके बाहर बैठी हुई थी, सोच रही थी सुबह की 5 बजे कि अब तो मेरी लाइफ में मुझे अब ठीक होना ही नहीं है, सब कुछ खराब होता जा रहा है। तो संगत जी, जब जेठरा अंकल के बेटे ने मुझे लोटा कुरियर किया था तो साथ में उन्होंने मुझे ईमेल में गुरुजी के 2 फोटो भी भेजे थे, एक व्हाइट चोले वाला, और मैंने वो व्हाइट चोले वाला फोटो प्रिंट करवा करके अपने कमरे में लगा रखा था। और जब मैं बैठ करके बातें सोच ही रही थी तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने वहां पर 2-4 बटरफ्लाई अपने आप अपीयर हुई। तो गुरुजी का जो व्हाइट चोला है ना संगत जी, उसमें गोल्डन कलर की लाइनिंग्स हैं और ठीक बटरफ्लाई भी वैसी थी, उसके ऊपर गोल्डन की आसपास लाइनिंग्स थी। और संगत जी, आप सोचिए कि बाहर ठंड है, सारी विंडो सारे दरवाजे बंद हैं, वहां बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से अपीयर हो गई। बटरफ्लाई मेरे पास आई, मेरे सर के 2 चक्कर काटे, एक आवाज आई जैसे कि वो जमीन पर गिरी है। तो मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि अगर कोई बटरफ्लाई गिरेगी तो उसकी आवाज थोड़ी ना होगी, लेकिन उस दिन बहुत जोर से आवाज आई, ऐसा लगा जैसे कुछ गिरा है जमीन पर। मैंने जल्दी से जाकर के लाइट जलाई, देखा फ्लोर पे तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद रेडिएशंस हुई, 31 रेडिएशंस हुई, सब कुछ ठीक हो गया। और संगत जी, अब मैं कहूंगी कि ये सिर्फ ट्रेलर था, इसके बाद एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई। और संगत जी, इतनी रेडिएशंस के बाद मेरे सर्जन ने मुझे बोला कि थोड़ा रेस्ट पीरियड लेते हैं और बीच में आप ब्लड टेस्ट करवाइएगा। और जब मैं ब्लड टेस्ट करवाती और नर्स के हाथ में ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होती, लेकिन वो मुझे नहीं बताती, कहती कि ऑन्कोलॉजिस्ट आएंगे तभी उनके सामने रिपोर्ट पड़ी जाएगी। और वो जो पीरियड होता है ना संगत जी कि आपकी रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आ रही है लेकिन वो बताया नहीं जा रहा है, तो वो जो डर का, वो जो फियर का जो एटमॉस्फेयर बन जाता है, मैं इतनी डरने लग गई थी, जो मैं कभी किसी से चीज से डरती नहीं थी। मैं बहुत डर डर के मैंने वो समय निकाला और मेरे दिमाग में बस सिर्फ डर और सिर्फ डर चल रहा था। संगत जी, आप जैसा अपने दिमाग से मैनिफेस्ट करते हो, आप वैसा बनने लग जाते हो। और मुझे उस डर ने मुझे डरपोक बना दिया था। और मैं यही सोचा करती कि कुछ तो इस दुनिया में होगा, कि मैं कुछ तो ऐसा करूं कि मेरी लाइफ एक्सटेंड हो जाए, मैं बच जाऊं। और संगत जी, मुझे गुरु ग्रंथ साहिब से मुझे एक शिक्षा मिली कि अमृत वेले पाठ करना चाहिए। तब वहां से मुझे ऐसा लगा कि मुझे अमृत वेले में सत्संग करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो पॉजिटिविटी होती है, जो एनर्जी होती है, वहाँ उस एनर्जी की वजह से आपकी बात डायरेक्ट ईश्वर तक पहुंचती है। तो संगत जी, मैंने अमृत वेला शुरू कर दिया और वो भी सिर्फ 5 मिनट ही कर पाती थी, क्योंकि हालत ऐसी नहीं थी। 5 मिनट के बाद फिर नींद आ जाती थी। धीरे धीरे संगत जी, मैंने 5 से 10, 10 से 15 मिनट मैंने अमृत वेला करना शुरू किया। तो इस बीच में मैंने अपनी मम्मी से इंडिया में बात की कि मम्मी, मेरी हॉरोस्कोप फिर से दिखाओ उन पंडित जी को, उन्होंने सही बोला था, उनसे पूछो कि क्या हाँ मेरी लाइफ एक्सटेंड होगी, क्या मैं ठीक हो पाऊंगी। तब मेरी मम्मी ने मुझे डांटा कि एक तरफ तो तू गुरुजी पर विश्वास करती है और दूसरी तरफ इन वहमों में पड़ती है। तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी, मैं कोई उपाय नहीं करूंगी, बस सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए पूछ लो कि मेरी लाइफ एक्सटेंड होगी या नहीं। संगत जी, हम लोग जर्मनी से स्पेन शिफ्ट कर गए क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। मेरा 2016-17 बहुत अच्छा निकला, रेगुलर चेकअप होता रहा। फिर मेरा चेकअप हर 3 महीने के बाद होने लगा था। 2018 में जब मैं रेगुलर चेकअप के लिए गई तो जो मेरे गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने मुझे कहा कि हमें कुछ दिख रहा है यूट्रस में। तो उन्होंने कहा कि हम लोग बायोप्सी नहीं करते, हम लोग सीधा सर्जरी करेंगे। उसके पहले उन्होंने मुझे पेट स्कैन के लिए भेजा था। जब मेरा पेट स्कैन चल रहा था और मेरे हाथ में गुरुजी की फोटो थी, तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, कि अगर आप मेरा टेस्ट ले रहे हो तो प्लीज आप गुरुजी मुझे इस टेस्ट में फेल मत होने देना। फिर जब डॉक्टर्स ने सर्जरी की तो संगत जी, सर्जरी में क्या आया कि मुझे ओवेरियन कैंसर था और ओवरी से होता हुआ कैंसर पूरे लोअर ऑब्डोमेन में, पूरे एब्डोमेन में मेरा फैल गया था। तब आसपास सारे ऑर्गन के आसपास पहुंच गया था, लेकिन ऑर्गन्स में नहीं गया था, चिपका हुआ था। और संगत जी, जैसे बबलगम निकालते हैं वैसे सारा कैंसर निकाल दिया। डॉक्टर ने फिर 5 कीमो और 6 हाईटेक सर्जरी करने का कहा। जब मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई और जब मैं घर आई तो मेरे दिमाग में डर नहीं लग रहा था सर्जरी को लेकर, बल्कि ये चल रहा था कि सर्जरी होगी तो मेरा अमृत वेला छूट जाएगा। और संगत जी, मैंने घर आके गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मैं अब कैसे अमृत वेला करूंगी, सर्जरी हो जाएगी, वहाँ पे बिस्तर पे पड़े रहना रहेगा। चलो वहाँ पे मैं शरबत तो चला ही लूंगी, लेकिन मैं घर पर तो कुर्सी पर बैठ के अमृत वेला करती हूँ। और संगत जी, ऐसा करके मैं फिर सो गई। और संगत जी, रात में आप बिलीव नहीं करोगे, रात में 2:23 पर मुझे बहुत तेज गुरुजी की आवाज आई और बहुत सख्त आवाज में गुरुजी बोलते हैं कि जब ठीक होना है तो उठ,
और संगत जी मैं तो एकदम से नींद में से बैठ गई और मैंने सोचा कि अरे ये तो गुरुजी की आवाज थी। और मुझे यूरिन कैथेड्रल लगा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे सत्संग करूं, मैं जोत कैसे लगाऊं। तो मैंने सोचा कि अगर गुरुजी ने बोला है तो उनका हुक्म है तो मुझे करना ही होगा। मैं बाथरूम में गई, अपने हाथ धोए, पानी के छींटे मुंह पर मारे और अपना यूरिन कैथेड्रल जैसे बैग टांगते वैसे अपने हाथ पे टांग के गुरुजी के कमरे में आ गई और जोत लगा के 10-15 मिनट में कुर्सी पर बैठ गई और फिर मैं जाकर के सो गई। और फिर संगत जी मैंने रोज ऐसे ही करना शुरू कर दिया और जब मेरा कैथेड्रल निकल गया तो मैंने नीचे भी बैठना शुरू कर दिया। और फिर जब मेरी कीमो स्टार्ट हुई संगत जी तो ठीक वैसा ही 4 कीमो मेरी बहुत अच्छी निकली और 5वीं कीमो से पहले मुझे गुरुजी का फिर से ड्रीम आता है। मैंने देखा कि गुरुजी बैठे हैं और उनके राइट साइड पे 2 लोग बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता वो कौन थे, और लेफ्ट साइड पर मैं बैठी हुई हूँ। मैं ड्रीम में बहुत खुश हुई हूँ, मैं गुरुजी के पास बैठी हुई हूँ और गुरुजी ने मुझे देखा और बड़े सख्ती से बोले कि तू फिर आ गई यहाँ पर। और गुरुजी ने मुझे एक बहुत तेज लात मारी और मैं जहाँ बैठी हुई थी वहीं से लुढ़कते लुढ़कते मैं नीचे की तरफ गिर रही हूँ। कहाँ गिर रही हूँ ये समझ में नहीं आ रहा और मैं ड्रीम में सोच ही रही हूँ कि मैं तो गुरुजी के पास आई हूँ, गुरुजी ने मुझे लात मार के भगा दिया, मैं कहाँ जाऊँ। और जब मैं सामने नीचे की तरफ देखती हूँ तो देखती हूँ कि मैं धरती की तरफ जा रही थी और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ऑलरेडी ऊपर पहुंच गई थी और गुरुजी ने मुझे वहां से भेजा है धरती पर वापस। और संगत जी जब मेरी 5th कीमो हुई तो मुझे पहले से ही टेंशन हो गई, क्योंकि जर्मनी में जब मेरा 5th कीमो हुआ था तब मुझे पैरालिसिस अटैक हुआ था। तो मैं 5th कीमो के लिए गई, सारा कुछ हुआ, शाम को वापस लौट आई, सब कुछ ठीक ठाक रहा, कुछ भी नहीं हुआ, मैं बड़ी खुश। और संगत जी रात के 12 बजे मेरी नींद खुली। पहले भी जब मुझे 5th कीमो के बाद रात में नींद खुली थी तो बहुत तेजी से चक्कर आ रहे थे और मुझे पैरालिसिस अटैक हुआ था। और ठीक वैसा ही रात की 12 बजे मेरी नींद खुली और मुझे बहुत तेजी से चक्कर आ रहे थे और मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि पहले का जो पैरालिसिस था वो तो काफी ठीक हो चुका था। मुझे लगा कि ये पहले राइट में हुआ, अब कहीं लेफ्ट में ना हो जाए। मैं पता नहीं बड़ी हिम्मत करके फटाफट उठी, बाथरूम में गई, छींटे मारे और मुझे ऐसा लग रहा कि पता नहीं कोई चीज है जो मुझे लेने आई है। और मुझे ऐसा लगने लगा अगर मैं गुरुजी के कमरे में जाकर के बैठ जाऊं तो वो वहां नहीं आ सकती। और संगत जी मैं गुरुजी के कमरे में आ गई और मुझे वैसे ही बड़े चक्कर आ रहे और मैं पाठ करना तो भूल गई और मैं बस गुरुजी के सामने बोले जा रही हूँ, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। और संगत जी 5 मिनट के बाद जो मेरी फीलिंग थी कि कोई मुझे ले जाने आया है, ये कोई मुझे खींच रहा है, वो फीलिंग मेरी काम डाउन हो गई। और फिर 2-3 घंटे के बाद फिर वो सारी चीजें मुझे शुरू हो गई, मुझे फिर वही चक्कर आना शुरू हो गए, वही फीलिंग शुरू हो गई और मैं फिर वही बोलने लगी, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। और संगत जी डर के कारण बस मैं यही बोलती रही कि गुरुजी मुझे बचा लो। और मैं सुबह की 5 बजे तक वहीं बैठी रही और सुबह मुझे हिम्मत आई कि अब मैं बाहर पैर निकाल सकती हूँ। तो मैंने पहले एक पैर निकाला और देखा कि कुछ है, फिर मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है तो मैं बाहर आ गई। और संगत जी जब मेरी 6th कीमो आई तो उससे पहले मेरी एक सर्जरी हुई। उस सर्जरी में उन्होंने गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, यूट्रस और विसरल फैक्ट सब निकाल दिया। फिर हाईटेक सर्जरी हुई और उस दिन मुझे सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी येलो चोले में थे, उन्होंने सिल्क का चोला पहना हुआ था और मैं गुरुजी को देख रही हूँ, लेकिन गुरुजी मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, गुरुजी मेरे सर के ऊपर किसी चीज को देख रहे हैं। और गुरुजी के दर्शन के बाद मैं 3-4 हफ्ते हॉस्पिटल में रही हूँ और मुझे बहुत पेन रहा। मुझे इतना दर्द था संगत जी की पहले कभी भी नहीं हुआ था और डॉक्टर ने मुझे मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दिया और मुझे लगा कि अगर इन्होंने दोबारा ये इंजेक्शन लगाया तो कहीं मेरा हार्ट अटैक ही ना हो जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे मॉर्फिन का इंजेक्शन नहीं लेना है, तो उन्होंने कहा कि बहुत दर्द होगा। मैंने कहा कि ठीक है दर्द हो जाने दो, लेकिन मैं इंजेक्शन नहीं लूंगी। और मैं बस दर्द में गुरुजी को याद किए जा रही हूँ कि हाय गुरुजी मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ठीक कर दो। संगत जी इसमें मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझ में बहुत हिम्मत थी, मैं ये कहूंगी कि गुरुजी मुझे बहुत हिम्मत दे रहे थे, बहुत हिम्मत दे रहे थे। उसके बाद मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गई। तब तक मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं सीधा नहीं सो सकती थी, मैं सीटिंग पोजीशन में ही लेटती थी और मैं बॉइल्ड खाने पर आ गई थी। मैंने नेट पे सर्च किया कि स्पेन में कहाँ गुरुजी के सत्संग होते हैं। मैंने वहाँ का पता किया तो सत्संग में एक आंटी थी, उन्होंने मुझे कहा कि ज्योति आंटी अब अगली बार जब भी सत्संग होगा तो मैं आपको बता दूंगी। सितंबर में मेरी सर्जरी हुई, मैं डिस्चार्ज होकर घर आई और लगभग 9 अक्टूबर का उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आप लोग आ जाओ। तो मैंने कहा कि आंटी मेरी तो हालत बहुत खराब है, मैं तो चल भी नहीं सकती हूँ, मैं वहाँ सत्संग में पहुंचूंगी कैसे, और अगर मैंने लंगर भी खाया तो लंगर खाऊंगी कैसे, उसमें तो बहुत मिर्ची होती है, मैं तो बॉइल खाना खा रही हूँ।
हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे फुलके दे देना, मैं जो भी उबला हुआ खाना खाती हूँ उसके साथ खा लूंगी, आप मेरे लिए क्या स्पेशल बनाओगे। मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं जाना चाहिए, हम जाएंगे। मुझे इस बीच में याद आया, जब मैंने जाने की तैयारी शुरू की तब मुझे याद आया कि मैं अपना खाना पैक कर रही हूँ, और खाना पैक करते करते मुझे याद आया कि मैंने गुरुजी को वादा किया था कि गुरुजी मैं आप पे पूरा विश्वास करूंगी, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी। तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे गुरुजी पर विश्वास नहीं है, तभी तो मैं खुद का लंगर लेकर जा रही हूँ। फिर मैं अगर विश्वास नहीं है तो मैं वहाँ करने क्या जा रही हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जैसी आपकी मर्जी, जो आपको करना हो करो, जो आपको ठीक लगे गुरुजी वो करो। और संगत जी मैं वहाँ पहुंची और मेरे सामने जो लंगर की प्लेट आई उसमें बहुत सारी मिर्चों वाला खाना था। पहले तो मैं डर गई, लेकिन मुझे तुरंत याद आया कि गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि ये तुम्हारी मेडिसिन है। फिर संगत जी मैंने धीरे धीरे लंगर खाना शुरू कर दिया, और जब मैंने लंगर पूरा खा लिया उसके बावजूद भी मुझे कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं, कोई जलन नहीं। और मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आज बहुत मिर्ची खाई है, तो मुझे लग रहा है कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड होने वाली हूँ। हम लोग वहाँ से चल पड़े, और वहाँ से घर का रास्ता 1.5 घंटे का था। और थोड़ी थोड़ी देर में हस्बैंड मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे डॉटर मेरे हस्बैंड दोनों मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। मैं घर पहुंच के मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, कि मुझे लगा कि घर पहुंच करके तो मुझे सच में भी हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा इमरजेंसी में। मैं वहीं सोफे पर बैठी हाफ सिटिंग पोजीशन में, और वहीं बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। और संगत जी जब मैं सुबह उठी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। मैं अपने पाँव हिला रही हूँ, मैं अपने हाथ हिला रही हूँ, मैं इतनी सुपर एक्टिव, बिल्कुल ठीक संगत जी। ना मुझे कोई पेन हुआ, ना कोई जलन हुई। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये गुरुजी की मेरे ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी, इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी असीम कृपा हुई है, मैं क्या शब्द में बयान करूँ। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरा गॉल ब्लैडर निकाला तो कहा गया कि फैट वाला खाना नहीं खा सकती थी, लेकिन मैंने बराबर फैट वाला खाना खाया। मेरे लिम्फ नोड्स निकाले गए तब मुझे पता चला था कि लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ भी इफेक्टेड होता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यूट्रस निकाला गया तो कहा गया कि बहुत वेट बढ़ जाता है, वो भी नहीं हुआ। मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। और अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ संगत जी, तो मैं आज गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ। बस यही हाथ जोड़ के गुरुजी से बोलूंगी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। हमेशा ऐसी ही कृपा मुझ पर, सारी संगत पर बनाए रखना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।